चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है फाई फाई को, जो कि यांग को जाके सीधा गले लगा लेती है। यांग उसे पीछे फेंकता है और वो बोलता है कि फाई फाई अब तुम बच्ची नहीं रही और ऐसी हरकतें मत किया करो। यांग बोलता है कि फाई फाई मैंने तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर के लिए बुलाया है। तो फाई फाई बोलती है कि क्या वो भी अब रैंक 4 की बन सकती है। यांग उसे प्यार से समझाता है और वो बोलता है कि रैंक 4 तक पहुँचना कोई आम बात नहीं है, इसमें काफी ज्यादा मेहनत लगती है। हम देखते हैं फाई फाई कोशिश करती है और वो रैंक 4 तक पहुँच जाती है, जिसको कि देख के यांग भी काफी ज्यादा शॉक होता है और फाई फाई उसे चिढ़ा रही होती है। तो यांग उससे बोलता है कि आखिर तुमने कौन सा लॉ और प्रोफाउंड को मास्टर किया है। फाई फाई बोलती है कि उसे 2% रिवाइवल सिगरेट के बारे में पता चला है। तो यांग बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, तुम्हें हीलिंग लॉ और प्रोफाउंड के बारे में पता चला है। फाई फाई मुंह फुला लेती है और वो बोलती है कि काफी ज्यादा अच्छा लॉ और प्रोफाउंड है। हम देखते हैं यांग भी अपने आप को अपग्रेड कर रहा होता है। तभी यांग को कुछ शॉक वेव महसूस होती हैं, जो कि रैंक 4 तक होती हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डीप ब्लू के लॉर्ड को, जो कि बोलता है कि क्रिस बास्टर्ड आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो। क्रिस बोलता है कि लॉर्ड मैं आपका कब से इंतजार कर रहा था यहाँ पे। और वो ये बोलते ही उसके लॉर्ड को खाने की कोशिश करता है। उसका लॉर्ड बोलता है कि तुम भूल गए कि मैं रैंक 4 का हूँ। तो क्रिस बोलता है कि उससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्रिस अपने लॉर्ड को खा लेता है और वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। हम देखते हैं उसके पास एक क्रिस्टल आ जाता है। वो बोलता है कि मेरे सर के अंदर तो काफी सारी नई चीजें अपीयर्ड हो गई हैं। हमें दिखाया जाता है योजे बेबल और विंड गॉड से मिलने के लिए उसी जगह पे जाता है जहाँ से काफी ज्यादा शॉक वेव्स आ रही होती हैं। बेबल बोलता है कि वो दोनों अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पहुंचा है और उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई अभी रैंक 4 का बना है थोड़ी देर पहले। योजी बताता है कि जर्मन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी किसी ने भी रिसेंटली ब्रेक थ्रू नहीं किया रैंक 3 से। बेबल उसे शक की निगाहों से देखता है और वो बोलता है कि आखिर किसे पता ये सच बोल रहा है या झूठ। हमें दिखाया जाता है न्यू फ्राई कॉन्टिनेंट ब्राइट सिटी का सीन। वेल अब मैं जिन लोगों का नाम लूंगा तुम उन लोगों को काफी ज्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये ओसिड प्लान के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है और अब कहानी ओसिड प्लान के अंदर ही चलेगी। हमें दिखाया जाता है मर्सिनरी गिल्ड आर्बिटर को, जो कि बोलता है कि ह्यूमंस के पास काउंटर अटैक प्लान है। क्या किसी के पास कोई अच्छे प्लान्स हैं? क्योंकि ह्यूमंस उन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा जल्दी अटैक करने वाले हैं, इसलिए उन्हें प्रिपेयर रहना होगा। और जो उनने फ्रीडम यूनियन सी के अंदर प्लान बनाया था वो भी बेकार गया उन लोगों का। सेकंड हमें दिखाया जाता है बीस्ट यूनियन से पर्पल क्रिस्टल पाइथन को, जो कि बोलता है कि उन लोगों ने ह्यूमंस के संग काफी ज्यादा अच्छे से फाइट की है और उसे नहीं लगता कि उन्हें काउंटर अटैक की जरूरत है, क्योंकि वो लोग उनके डिफेंस लाइन के अंदर नहीं आ पाएंगे। हमें उनका तीसरा मेंबर दिखाया जाता है, जो कि होता है बाई सिटी अलायंस फेडरल फेडरेशन प्लेटिनम डिकॉन ओकम। वो क्रिस्टल पाइथन से बोलता है कि फ्रीडम यूनियन सी पहले जैसी नहीं रही और अगर वहाँ पे उन लोगों की सबसे पावरफुल फोर्स पहुँच गई तो उन लोगों के पास ज्यादा रैंक 4 के यूजर्स होंगे उन लोगों की तुलना में। क्रिस्टल पाइथन बोलता है कि तुम्हें लगता है कि सो कॉल्ड जजमेंट इस बैटल के अंदर ज्वाइन करेगी। और जो उन लोगों के बीस्ट है उन लोगों की आईब्रो के नीचे एक रैम्पेज सील लगी हुई है और उस सील की वजह से उन लोगों के बीस्ट अपनी जान की परवाह किए बिना उन लोगों के ऊपर अटैक करेंगे। और तुम्हें लगता है ऐसी इनविंसिबल आर्मी के होने के बाद भी हम लोगों को डरना चाहिए? अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुम अपने सीक्रेट प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हो। आर्बिटर बोलता है कि जर्मन ऑर्गेनाइजेशन एक वाइल्ड फैक्टर हो सकता है उन लोगों के लिए और कैसा रहे कि वो लोग अपनी तरफ से एक रैंक 4 का एबिलिटी यूजर भेजे वहाँ पे। फिर हमें दिखाया जाता है ब्रैंडन एम्पायर से टावर जनरल को, जो कि बोलता है कि उनके रेड एम्पायर के लॉर्ड ने मना किया है कि वो फ्रीडम यूनियन के मैटर के अंदर दखल नहीं देंगे। प्लेटिनम डिकॉन ओकम कहता है कि आखिर ये ब्रैंडन एम्पायर करने की क्या सोच रहा है। क्रिस्टल पाइथन भी बोलता है कि अगर ब्रैंडन एम्पायर ने अपनी फोर्सेस नहीं भेजी तो उनके बीस्ट को वापस रिट्रीट करना होगा। टावर जनरल बोलता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और अगर उन लोगों को बात करनी है तो वो उसके लॉर्ड से जाके बात करे। आर्बिटर बोलता है कि रेड एम्पायर के लॉर्ड ने जानबूझ के इस बेवकूफ को यहाँ पे भेजा है ताकि उन लोगों को इसमें पार्टिसिपेट ना करना पड़े और अब ऐसा लगता है कि उन्हें ब्रैंडन एम्पायर को इसमें नहीं घसीटना चाहिए। आर्बिटर बोलता है कि ब्रैंडन एम्पायर अगर ज्वाइन नहीं करना चाहता तो उन्हें आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, इसलिए वो उन लोगों को किसी से मिलवाना चाहता है। हम देखते हैं वहाँ पे क्रिस पहुँच जाता है और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो बताता है कि उसका नाम है क्रिस। तो प्लेटिनम डिकॉन ओकम बोलता है कि ये तो डीप ब्लू का एक कीड़ा है। क्रिस्टल पाइथन बोलता है कि तुम इस डीप ब्लू के कीड़े को तो यहाँ पे ले आए हो और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे साथियों की बॉडी चोरी कर ले। ये बिटर उन लोगों को शांत कराता है और वो बोलता है कि अगर ब्रैंडन एम्पायर हमारी मदद नहीं करना चाहता तो हमारा डीप ब्लू का ये साथी हमारी मदद कर सकता है। हमारा ये फ्रेंड काफी ज्यादा सिंसियर है और मैंने इसके ऊपर पहले ही अलायंस सील लगा दी है और ये हमें कभी भी बिट्रे नहीं करेगा। हमें दिखाया जाता है क्रिस के माथे के ऊपर उन लोगों ने एक अलायंस सील लगाई होती है। प्लैटिनम डिकॉन ओकम कहता है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई और वो उसका स्वागत करता है उनकी फैमिली में। पर पाइथन बोलता है कि सब जगह अच्छे लोग होते हैं और बुरे लोग होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि तुम अच्छे इंसान हो। इसे केविल स्माइल देता है और वो बोलता है कि ये लोग कितने बेवकूफ है। अगर मैं चाहता तो मैं कब का इस अलायंस सील को तोड़ देता और इन पर अटैक कर देता, पर मैं पहले इन लोगों के संग खेलूंगा थोड़ा। आर्बिटर बोलता है कि अगर अब इस बात से किसी को दिक्कत नहीं है तो अब वो लोग प्लान डिसाइड करेंगे। विंड गॉड उन्हें कुछ फोटो दिखाता है और वो बोलता है कि अब सिचुएशन काफी ज्यादा हद से बाहर निकल चुकी है
और अब उन्हें जल्दी से कुछ न कुछ एक्शन लेना होगा। वहाँ का एक कमांडर उन्हें सजेशन देता है कि उन लोगों को रेड फ्रॉस्ट आइलैंड के ऊपर अटैक कर देना चाहिए अपने एबिलिटी यूजर्स को लेके। उनका सेकंड हैंड कमांड बोलता है कि उन्हें अपना सारा मैन फोर्स लेके इस रेड फ्रॉस्ट आइलैंड के अंदर घुस जाना चाहिए और वहाँ पे तबाही मचा देनी चाहिए। उनका कमांडर बोलता है कि आखिर तुम कैसे सारी ह्यूमैनिटी की लाइफ रिस्क में डाल सकते हो। उनका सेकंड हैंड कमांड बोलता है कि यही उनके पास मौका है क्योंकि उनकी एनिमी टीम काफी ज्यादा वीक है और वो लोग उन्हें जड़ से खत्म कर सकते हैं। विंड गॉड बोलता है कि अभी उन्हें बिल्कुल भी एनिमी के बारे में कुछ भी नहीं पता, या उनके पास कितने रैंक 4 के यूजर हैं या वो कितने रैंक 4 के यूजर यहाँ पे भेज सकते हैं, इसलिए वो कुछ भी चाल नहीं चलेंगे। पहले योजी बोलता है कि जजमेंट इसमें उन लोगों की मदद कर सकती है। वो लोग पिक को उनके एनिमी के हाइड आउट पे भेजेंगे और वो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ले आएगा। विंड गॉड रोने लग जाता है और वो बोलता है कि फाइनली अब वो अकेला नहीं है और उसे आज पता चल रही है कि किसी हेल्प की कीमत क्या होती है। हम देखते हैं ड्यूरेंट रेड फ्रॉस्ट आइलैंड के अंदर आया होता है। वेल, जिसे ना पता हो मैं बता दूं, ये यांग ही है। उसने अपनी बॉडी चेंज कर रखी है। वो बोलता है कि फाइनली मैं वापस यहाँ पे आ गया। ड्यूरेंट जैसे ही ट्रांसफॉर्म होकर दहाड़ लगाता है तो वहाँ पे दूसरे ड्रैगन्स आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि फाइनली उसने उन लोगों को ढूंढ लिया। हमें दिखाया जाता है जूली, कैथ को और हुडी को, जो कि बोलता है कि मुझे पता था कि कैथ फैमिली कभी भी खत्म नहीं हो सकती। ड्यूरेंट बोलता है कि जूली और अंकल, मैं उस फाइट के अंदर मरा ही नहीं, मैंने रैंक 3 तक ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब मेरे पास रैंक 3 की कॉम्बैट एबिलिटी है। जूली गुस्सा होती है। उसका अंकल बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा है, अब कैथ फैमिली के पास और रैंक 3 के यूजर्स हैं। ड्यूरेंट उसे टीज करता है और वो बोलता है कि जूली तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए ताकि तुम भी रैंक 3 तक पहुंच जाओ। उनका अंकल बोलता है कि तुम दोनों आपस में लड़ो मत और वो ड्यूरेंट से बोलता है कि आखिर व्हाइट स्नेक कहाँ पे है। ड्यूरेंट बताता है कि व्हाइट स्नेक अंकल बैटलफील्ड के अंदर मारे गए। तो हुडी बोलता है कि तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, वो फैमिली का एक वॉरियर था और अब हमें घर चलना चाहिए। हम देखते हैं ड्यूरेंट उससे काफी ज्यादा सवाल पूछ रहा होता है। यांग बोलता है अपने मन में कि ये दोनों प्लेनेट रिसोर्सेज के लिए फाइट कर रहे हैं और एंड में किसी न किसी को मरना होगा। हमें दिखाया जाता है पोर्ट का सीन, जहाँ पे एक बच्चा 2 आदमियों से बच के भाग रहा होता है। वो दोनों बोलते हैं कि हमें उस बच्चे को जिंदा ही पकड़ना होगा क्योंकि उसके पास लाइटनिंग एबिलिटी है और इसके लिए उन्हें काफी ज्यादा अच्छी कीमत मिल सकती है। ड्यूरेंट की नजर तभी उस बच्चे के ऊपर जाती है। वो बताता है कि इस बच्चे के पास काफी पहले से ये अवेकन एबिलिटी थी और वो काफी टाइम से प्लानिंग कर रहा था यहाँ से भागने की और उसे इसे शायद बचाना चाहिए इन स्लेव मर्चेंट से। अभी हमें दिखाया जाता है कि ड्यूरेंट ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने ड्रैगन फॉर्म के अंदर और वो दोनों स्लेव मर्चेंट्स उससे माफी मांग रहे होते हैं और जिंदगी की भीख मांग रहे होते हैं। ड्यूरेंट बोलता है कि मैं तुम जैसे कचरों को देखना भी नहीं चाहता और वो अपनी एक ही उंगली से उन दोनों को मार के दूर फेंक देता है। ड्यूरेंट बोलता है कि बच्चे तुम ये बताओ कि तुम मेरे हाथ से मरना चाहोगे या मेरे पेट में जाने के बाद। फिर वो उसे लेके जूली के पास आ जाता है। जूली बोलती है कि तुम आखिर इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, जल्दी से तुम उसे मार दो और हमें घर चलना है अब। ड्यूरेंट भड़क जाता है और वो बोलता है कि क्या तुम मुझे ऑर्डर करने की कोशिश कर रही हो। तो जूली बोलती है कि अगर मैं तुम्हें ऑर्डर भी कर रही हूँ तो क्या हुआ, वैसे भी वो चीज उसे काफी ज्यादा स्मेल कर रही है। ड्यूरेंट पहले उसे दबा के मारने वाला होता है, तभी वो बोलता है कि मेरा मन बदल गया, मेरे पास कोई भी काम करने के लिए सर्वेंट नहीं है और ये मेरा अच्छा सर्वेंट बन सकता है। और जूली उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ड्यूरेंट को, जो कि उससे उसका नाम पूछ रहा होता है। वो बच्चा काफी ज्यादा डरा होता है और कुछ भी नहीं बोल रहा होता। तो ड्यूरेंट बोलता है कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम भी मुझ पे आराम से अटैक करके यहाँ से भाग सकते हो तो ये बेकार है और मुझे पता है कि तुम्हारे पास भी फैमिली होगी जिससे तुम मिलना चाहते हो। तो वो बच्चा बताता है कि उसका नाम है जियाओ यान। ड्यूरेंट बोलता है कि अब से तुम मेरे अंडर में काम करोगे और अगर तुमने फ्यूचर में सारे काम अच्छे से किए तो किसे पता कि मैं एक दिन शायद तुम्हें छोड़ भी दूं। तभी उस जगह बटलर हम्फ्री आता है और वो बोलता है कि यंग मास्टर ने आपको याद किया है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ड्यूरेंट को, जो कि वॉकर कैथ को सारी बात बता रहा होता है कि कैसे उनके व्हाइट स्नेक अंकल मारे गए। ड्यूरेंट उसे एक स्नेक स्केल देता है और वो बोलता है कि मुझे पता है कि फादर आप अंकल से काफी ज्यादा मिलजुल के रहते थे, इसीलिए मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ। हम देखते हैं वॉकर उसे देख के काफी ज्यादा उदास हो जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारे व्हाइट स्नेक अंकल काफी ज्यादा अच्छे थे और उन्हें देख के ऐसा लगता था कि वो लोग भी रैंक 4 के एबिलिटी यूजर्स बन सकते हैं। वॉकर बोलता है कि ड्यूरेंट अब इन सब बातों को छोड़ो, अब हमें ब्राइट सिटी की लॉर्ड पोजीशन के लिए लड़ना है सब लोगों से। जो भी ब्राइट सिटी का लॉर्ड बनेगा उसको चीफ कमांडर बनाया जाएगा सारी फोर्सेस का, और इस चीज के लिए 4 बड़ी फोर्सेस ने आपस में मीटिंग भी कर ली है और हमें किसी भी तरीके से वो पोजीशन चाहिए। यांग अपने मन में बोलता है कि उसे चिंता थी कि आखिर उसे इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, पर उसे नहीं पता था कि उसे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन वो भी इतनी आसानी से मिल जाएगी। ड्यूरेंट बोलता है कि जो उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए या तो वो
रिप्रेजेंटेटिव्स के पास है या वो 4 मेजर फोर्सेस के पास है, और अगर वो कुछ भी करने की कोशिश करता है तो वो उन लोगों को अलर्ट कर देगा क्योंकि वो सब लोग रैंक 4 के हैं। और सिचुएशन को देखते हुए उसे तो सिर्फ ऐसा लगता है कि उसे कैथ फैमिली का दिल जीतना होगा और कैसे भी करके यहाँ पे उन्हें लॉर्ड की पोजीशन दिलानी होगी, जिसकी वजह से ड्यूरेंट के फादर उसे खुद ही सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे बिना किसी को पता चले। यांग बोलता है कि ड्यूरेंट के शरीर में रहते हुए उसका सर काफी ज्यादा दर्द करता है क्योंकि इसके ऊपर सील ऑफ सीक्रेसी लगी हुई है, और अगर कैसे भी करके उसे ओसिड प्लान का मेडिटेशन मेथड मिल जाता तो वो इसे हटा सकता था। तभी बटलर हम्फ्री उसके लिए वहाँ पे डिनर लेके आया होता है। तभी यांग अपनी कंट्रोल एबिलिटी से उसे कंट्रोल करता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यांग उसकी सारी मेमोरीज को देखने लगता है एक एक करके। सबसे पहले उसे एक मैजिक क्रिस्टल के बारे में पता चलता है जिसको कि वो लोग इनहेरिटेंस स्टोन करके बुलाते हैं। सेकंड उसे पता चलता है मेडिटेशन मेथड, पोस्चर, कल्टीवेशन मेथड, मैप्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में। और एक सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे वॉकर बताता है कि ये कैथ फैमिली के फाउंडर का ब्लड है और इसे ब्लड ऑफ एसेंस कहा जाता है, और वो बटलर हम्फ्री को भी एक ब्लड ऑफ ड्रॉप लगा देता है। यांग बोलता है कि अब उसे पता चला कि आखिर ये मेडिटेशन मेथड और दूसरी चीजें कैसे पास ऑन करते हैं एक दूसरे को। यांग बताता है कि कैथ फैमिली का फाउंडर रैंक 4 का एबिलिटी यूजर था और उसके पास 433 ब्लड ऑफ एसेंस बचा हुआ है। यांग बोलता है कि काश उसे कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे वो अपनी बॉडी का सर्किट पूरा कर सके और उसे दर्द ना हो। तभी यांग को मैजिक क्रिस्टल एक्साइट मेथड के बारे में पता चलता है जिससे कि बिल्कुल उसे ब्लड ऑफ एसेंस का इफेक्ट मिलेगा और उसकी मदद से उसकी बॉडी का सर्किट पूरा हो जाएगा। यांग बोलता है कि ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा आसान है और मैं अब इससे अपनी बॉडी का सर्किट पूरा कर सकता हूँ। यांग बोलता है कि आज उसे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई है ओसिड प्लान के बारे में कि अब वो 3 फोर्सेस के संग इसका ट्रेड कर सकता है और उसकी मदद से वो कुछ भी पा सकता है। और अब वो दिन आ गया है जब जजमेंट पूरी दुनिया के ऊपर राज करेगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है क्लार्क फैमिली का सीन जहाँ पे उन लोगों ने डिनर ऑर्गेनाइज किया होता है कैथ फैमिली के लिए, और हम देखते हैं जॉय क्लार्क को जो कि ड्यूरेंट से जाके चिपक जाती है और वो उससे सब कुछ पूछ रही होती है, और हम देखते हैं ये सारा काम जूली ने किया होता है। जूली बोलती है कि ब्रदर तुम सारी बातें बता दो जॉय को जो भी वो पूछ रही है। हम देखते हैं ड्यूरेंट कैसे भी करके उससे अपनी जान छुड़ाता है। कैथ फैमिली को लेट हो रहा होता है इसलिए क्लार्क फैमिली का हेड बोलता है कि मैं आपको सी ऑफ करने के लिए कार भेजता हूँ। हम देखते हैं ड्यूरेंट बोलता है कि अब मुझे जाना होगा यहाँ से। जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तभी उनकी कार के ऊपर अटैक होता है और हम देखते हैं वहाँ पे 4 मिस्टीरियस पर्सन को जो कि वॉकर को मारने के लिए आए होते हैं। वॉकर बोलता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने कैथ फैमिली के ऊपर अटैक किया, जिसके बाद वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने ड्रैगन फॉर्म के अंदर। वुडी बोलता है कि बच्चों तुम लोग यहाँ से निकल जाओ और मैं अपने भाई के संग मिलकर इन लोगों से फाइट करूंगा, जिसके बाद वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ड्यूरेंट जूली से बोलता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ और तुम हमारी हेल्प के लिए किसी को यहाँ पे भेज देना। जूली बोलती है कि ठीक है, वो यहाँ से जा रही है और वो किसी को हेल्प के लिए भेज देगी। जूली बोलती है कि तुम अभी सिर्फ रैंक 3 के हुए हो और तुम अपनी जान मत गवाना इस फाइट के अंदर, नहीं तो मैं अपना बदला नहीं ले पाऊंगी तुमसे। ड्यूरेंट उसके सर पे हाथ रखता है और वो बोलता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। ड्यूरेंट अपने फादर के ऊपर हो रहे हुए अटैक को रोक देता है। उसका फादर बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम घर निकल जाओ। वुडी अपने भाई को समझाता है और वो बोलता है कि उन्हें अभी आपस में नहीं लड़ना चाहिए और कैसे भी करके इस सिचुएशन को कंट्रोल करना होगा उन लोगों को। ड्यूरेंट बोलता है कि फादर क्या आप इन लोगों को जानते हो कि कैसे ये लोग बीच सिटी के अंदर हम लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। वॉकर बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे लोग दूसरी फैमिलीज ने भेजे हैं ताकि मैं लॉर्ड की पोजीशन के लिए खड़ा ना रहूं, और पता नहीं क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि क्लार्क फैमिली ने उन लोगों के संग धोखा किया है। आखिर कैसे ये लोग इतनी आराम से उन लोगों के ऊपर अटैक कर सकते हैं। हम देखते हैं ड्यूरेंट की तरफ काफी सारी ब्लेड्स आ रही होती हैं। वॉकर बोलता है कि संभल के, तभी वो अपनी फायर से सारी ब्लेड्स को गला देता है। ड्यूरेंट बोलता है कि अगर तुम मेरे फादर को मारना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरी परमिशन लेनी होगी, जिसके बाद उसका ब्रेक थ्रू होने लग जाता है। वॉकर और हुडी बोलते हैं कि कैसे आखिर ये इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर सकता है। ड्यूरेंट बोलता है कि तुम लोग मुझे ब्रेक थ्रू करने के लिए फोर्स कर रहे हो। वहाँ पे कातिल बोलता है कि इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना है, इन लोगों को मार डालो। हम देखते हैं सारे कातिलों ने ड्यूरेंट को चारों तरफ से घेर लिया होता है। तभी वो लोग अटैक कर देते हैं जिसको कि वॉकर और हुडी संभाल रहे होते हैं। वॉकर बोलता है कि ड्यूरेंट तुम यहाँ से निकल जाओ, हम दोनों इन्हें संभाल लेंगे। ड्यूरेंट भागने की जगह उन्हीं कातिलों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वॉकर और हुडी बोलते हैं कि आखिर तुम क्या कर रहे हो बेटा, यहाँ से निकल जाओ। वॉकर बोलता है कि ऐसा लगता है कि आज वो लोग जिद्दा बच के यहाँ से नहीं जा सकते, तो कैसा रहेगा कि वो लोग इन्हें साथ में लेके मर जाए यहाँ पे। वो कातिल बोलते हैं कि सब लोगों को छोड़ो, सबसे पहले ड्यूरेंट को मार दो। हम देखते हैं उन लोगों ने ड्यूरेंट को चारों तरफ से घेर लिया होता है। हम देखते हैं ड्यूरेंट चार्ज लेता है और वो बोलता है कि फादर अंकल देखो, आज मैं इतना ज्यादा इनविंसिबल हो गया हूँ कि मुझे कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता। जिसके बाद वो वहाँ पे ब्लास्ट करता है और वो एक सुपर फायर ड्रैगन के अंदर बदल जाता है। कातिलों को यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिर कैसे एक बच्चा सुपर फायर ड्रैगन बन सकता है। वो कातिल बोलते हैं कि ये तो अच्छी बात है, हमारी आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई और अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। एक कातिल बोलता है कि आखिर इन सारी चीजों की क्रेडिट कौन लेगा। दूसरा कातिल बोलता है कि तुम क्रेडिट
की तो छोड़ो, सिर्फ हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर वाले हमें पनिश ना करें। ड्यूरेंट ट्रांसफॉर्म होकर नीचे आता है। वो बोलता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि आखिर वो इन लोगों को क्या बताएगा कि आखिर उसने कैसे ब्रेक थ्रू किया यहाँ पे। ड्यूरेंट बोलता है कि बाकी सारी बातें वो उन्हें बाद में बताएगा, पहले उसे बेहोश होने का नाटक करना होगा, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। हुडी बोलता है कि शायद इसने पहली बार इतना पावरफुल ब्रेक थ्रू किया था, इसलिए ये बेहोश हो गया है उसकी पावर की वजह से। पर उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये काफी जल्दी ठीक हो जाएगा। सो ये सीरीज काफी जल्दी खत्म होने वाली है। मे बी इसके 2 या 3 एपिसोड्स होंगे और मैं उन्हें भी काफी जल्दी अपलोड कर दूंगा।